नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात भारत फ्रांस की डील की, मेक इन इंडिया में तब्दील की और बात मेक इन इंडिया के सबसे क्रांतिकारी पहलू की। आकाश से पाताल तक हिंदुस्तान का दम की और बात भारत फ्रांस की यारी की और डिफेंस में रणनीतिक साझेदारी की। फ्रांस के साथ हो रहे इस रक्षा सौदे में 114 राफेल लड़ाकू विमानों से लेकर इनमें लगने वाली हैमर मिसाइल और पनडुब्बी भी शामिल है। रक्षा वैमानिकी के क्षेत्र में दोनों देशों ने ऐतिहासिक प्रगति की है। नौसेना के विमानवाहक पोतों के लिए 26 राफेल मरीन जेट के अलावा 114 नए लड़ाकू विमानों के बड़े प्रोजेक्ट पर भी सहमति बनी है। खास बात यह है कि अब केवल खरीद फरोख्त नहीं होगी, बल्कि फ्रांस की दिग्गज कंपनी सफ्रान भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों के इंजन का निर्माण भारत में ही करेगी। ये मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी अब सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं रही। फ्रांस के साथ हुई नई और पुरानी डील्स का फोकस अब साफ तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर आ गया है। अब भारत और फ्रांस के बीच करीब 4 लाख करोड़ के रक्षा समझौते हुए ये रक्षा समझौता दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, खासकर पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की। अब फ्रांस और भारत की डिफेंस डील है, दोस्ती है और भारत के स्वदेशी की ओर बढ़ते कदम। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध पिछले कुछ दशकों में रणनीतिक साझेदारी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बनकर उभरे हैं। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया है। इस साझेदारी के तहत लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और मिसाइलों के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और अरबों डॉलर के समझौते हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अनुसंधान, इंजन तकनीक, सेंसर सिस्टम और एडवांस मटेरियल पर संयुक्त काम को लेकर भी कई सहयोग समझौते किए गए हैं। भारत फ्रांस के बीच रक्षा समझौतों में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया का पहलू सबसे क्रांतिकारी है। फ्रांस अब केवल भारत को हथियार बेचने वाला देश नहीं, बल्कि भारत में रक्षा उपकरणों का सह विकास करने वाला प्रमुख भागीदार बन गया है। बात भारत और फ्रांस के बीच हुए प्रमुख और ऐतिहासिक रक्षा समझौतों की करें तो राफेल विमानों की खरीद भारत फ्रांस रक्षा संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अब नए समझौते के तहत राफेल केवल एक आयातित लड़ाकू विमान नहीं रहा, बल्कि स्वदेशी का लक्ष्य भी भारत पूरा कर रहा है। दोनों देश मिलकर नए जमाने के इंजन, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, मॉडर्न फाइटर जेट्स और पनडुब्बियां बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से एक शक्तिशाली जेट इंजन बनाना रही है। फ्रांस इसमें सबसे बड़ी मदद कर रहा है। बात यदि भारत फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सौदे की करें तो 114 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए 3.25 लाख करोड़ के मेगा सौदे को रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी। इसमें 96 विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। 26 राफेल एम नौसेना संस्करण। अप्रैल 2025 में भारत ने विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए लगभग 63,000 करोड़ का सौदा साइन किया। इनकी डिलीवरी 2029 से शुरू होकर 2031 तक पूरी होगी। पनडुब्बी सहयोग। प्रोजेक्ट 75 की जगह 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर जनवरी 2025 में नौसेना को सौंपी गई। इसके अलावा 3 अतिरिक्त उन्नत कलवरी क्लास पनडुब्बियों के संयुक्त निर्माण पर बातचीत जारी है। हेलीकॉप्टर निर्माण। टाटा और एयरबस ने कर्नाटक में H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन शुरू की है, जो भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है। इंजन और मिसाइल तकनीक। फ्रांस की कंपनी सफ्रान भारत में जेट इंजनों के लिए MRO सुविधा स्थापित कर रही है। हैमर मिसाइलों का निर्माण भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया जाएगा। दोनों देशों की कंपनियों के बीच 50-50 की पार्टनरशिप में हैमर मिसाइल बनाने का फैसला। स्कैल्प मिसाइल। 2026 में 400 स्कैल्प मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी। ये जो 3.25 लाख करोड़ के जो सैंक्शन दी है आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, ये गेम चेंजर है। ये 114 राफेल को अक्वायर करने का है, जो कि एक प्रकार 6 से 7 स्क्वाड्रन है और ये करीब अगले 7-8 साल में आएंगे, क्योंकि अभी भारत के अंदर 29 स्क्वाड्रन है, जबकि 42.5 स्क्वाड्रन चाहिए। तो ऐसे में 4.5 जनरेशन का जो राफेल है उसकी बहुत जरूरत थी। पहले हमारे पास 2 स्क्वाड्रन है और अब 6 से 7 स्क्वाड्रन आएंगे, जो करीब 114 राफेल हैं। और ये सच्चाई है कि
ज्यादातर इसके सामान वो भारत में बनेंगे। 18 फ्लाइंग इन कंडीशन में आएंगे और बाकी जो रफेल है वो भारत में बनेंगे और इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे करीब 60% जो होंगे कि वो मेक इन इंडिया होंगे। तो ये आने वाले टाइम में इससे भारत की वायु शक्ति बहुत बढ़ेगी और यही नहीं, जब तक आमका नहीं आ जाता अगले 10 साल में जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो रफेल है, ये मुझे लगता है एक प्रकार फोर्स मल्टीप्लायर होगा और गेम चेंजर होगा। सच्चाई है कि इसके आने से एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगी, R&D पे पैसा लगेगा, तो एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जो इकोसिस्टम है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा और एक प्रकार फॉरवर्ड लुकिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस जमीन, समुद्र और आसमान हर सेक्टर में अपनी इच्छा और भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की घोषणा की। मैक्रों ने कहा कि ये सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित बात नहीं है, बल्कि ये दो बड़े देशों की मजबूत साझेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस जमीन, समुद्र और आसमान हर सेक्टर में अपनी इच्छा और भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैक्रों ने फ्रांस को मेक इन इंडिया पहल का एक अटूट भागीदार बताया। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की ओर से उभरती दोहरे मोर्चे की सैन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत वर्तमान में अपनी रणनीतिक शक्ति और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसे में ये रक्षा सहयोग चीन और पाकिस्तान की सैन्य चुनौतियों का जवाब देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये साझेदारी क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को भारत के पक्ष में मजबूती को दिखाती है। एयर डिफेंस में मजबूती। राफेल की मिटियोर और हैमर जैसी मिसाइलें चीन और पाकिस्तान के किसी भी विमान से अधिक मारक क्षमता रखती हैं, जिससे भारत को अपनी सीमा के भीतर रहते हुए दुश्मन को निशाना बनाने की शक्ति मिलती है। हिंद महासागर में दबदबा। राफेल एम और नई पनडुब्बियों की तैनाती से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान की नौसैनिक घेराबंदी को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता। फ्रांस द्वारा जेट इंजन और मिसाइल तकनीक के हस्तांतरण से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, जिससे लंबी अवधि के संघर्षों में भारत अधिक सक्षम बनेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नियमित उच्च स्तरीय मुलाकातों के बाद भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक दिशा मिली है। भारत फ्रांस रक्षा समझौते केवल हथियार तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास और लॉजिस्टिक सहयोग को भी मजबूती देते हैं। भारत फ्रांस के रक्षा समझौते आज सिर्फ रक्षा खरीद नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारी, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक सुरक्षा भूमिका को मजबूत
मजबूत करने का आधार बन चुके हैं। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी है। मेक इन इंडिया के तहत अब हम फ्रांस की टेक्नोलॉजी से अपने हथियार बनाएंगे, जो डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट तो देगी ही, साथ ही स्वदेशी के संकल्प को पूरा होने में मददगार भी साबित होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो भारत और फ्रांस की डील और मेक इन इंडिया में तब्दील, बिल्कुल दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। फ्रांस के साथ इस डील का होना और डिफेंस के क्षेत्र में हमारी एक बहुत बड़ी मजबूती, पाकिस्तान और चाइना के लिए कितनी बड़ी चुनौती। इन चीजों को इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि जिन जेट्स को बनाने की बात हो रही है या मेक इन इंडिया के साथ एक उस चीज को आगे बढ़ाने की जो बात फ्रांस की तरफ से की गई है, आप समझिए ये छोटी सी बात नहीं है। क्योंकि अभी तक राफेल को खरीद लेना और अब यहीं पे आधे से अधिक उस तरह के राफेल्स बनाना, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए होगा और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मजबूती भी देगा। लेकिन वो कितनी होगी और किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा, हम इसी पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पीसी थपलियाल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? पीसी थपलियाल जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और डिफेंस को लेके ये बहुत बड़ी डील कहीं ना कहीं आज भारत के साथ फ्रांस की होना अपने आप में एक बड़ा, देखिए, अचीवमेंट मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि इतनी बड़ी डील होना और डिफेंस के क्षेत्र में यदि हमें मजबूती मिलेगी, हम कुछ अच्छा करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। कैसे आप इस डील को देखते हैं और कितना मजबूत आने वाले समय में भारत को देखते हैं? एक क्वेश्चन ऐड करूंगी, पाकिस्तान और चाइना के लिए क्या ये टेंशन देने वाला हम बिल्कुल मान सकते हैं इस डील को? देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी राइफल हमारे पास मौजूद थे और हमने पहले ही जो अटैक इन राइफल के द्वारा पाकिस्तान पे किए थे उसके बाद हमने दोबारा नहीं किया और हमारे जो बाकी राइफल थे वो ग्राउंड में रहे। इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस राष्ट्र हित में नहीं किया गया, लेकिन निश्चित रूप से जब ऑपरेशन सिंदूर ओवर हुआ तो हम रशिया की तरफ फाइटर प्लेन्स के लिए हमने रुख किया और उस समय भी ये कहा गया था कि बहुत मजबूत, बहुत ही हाई टेक एयरक्राफ्ट हम ले रहे हैं रूस से। अब उसके बाद कई बड़ी घटनाएं हाल ही में हुई जिसमें एवस्टीन फाइल से लेकर उसके बाद अमेरिका के साथ जो एक ट्रीटी हुई और जिसमें कि जो लोग विजन रखते हैं उनको पता होगा, जो लोग गाली गलौज से पेश आते हैं उनको नहीं भी होगा, लेकिन निश्चित रूप से एक ट्रीटी हुई है जो बहुत ही ज्यादा संसद में डिस्कस की गई, जिसके ऊपर सरकार जवाब नहीं दे पाई। प्रधानमंत्री खुद वॉकआउट हुए संसद में और बाद में उनको संसद में बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ। ये 20 चीजें हम सब ने देखी, कोई इसमें पहले डिनाई नहीं कर सकता कि ये हमने नहीं देखी। इसके बाद अचानक ये जो होता है राफेल्स की डील, आप ही देखिए कि ये जो विशेष डील है ये केवल नेवी के लिए है। ये नेवी के लिए डील है जिसको इन्होंने अलग से किया था जब एक कंट्रोवर्सी फ्रांस में उठी थी, जब वहां की मीडिया ने जो एक उजागर किया था जिसको ढकने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और ये डील हमारी उस हल्ला को ढकने के लिए की गई थी नेवी के लिए। अब सवाल उठता है कि हम इस समय एआई अभी बिगिनिंग है, एआई भारत के लिए वरदान नहीं है।
एआई भारत के लिए अभिशाप है। अभिशाप ये है कि हम बहुत बड़ी आबादी में हैं और हमारा बहुत बड़ा युवा वर्ग बेरोजगार होगा। आज जो यूरोप में भी इंडियन नौकरी कर रहे हैं, चाहे अमेरिका में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उनको वो अपने पेरेंट्स को कहने लगे, पापा एआई आ गई है, हम कभी भी आउट हो जाएंगे जॉब से। क्योंकि एआई की जो फंक्शनिंग है वो एक बहुत बड़े तमाशे के लिए नहीं है जो इस समय किया जा रहा है। क्योंकि अगर एआई तमाशे से बहुत उपलब्ध होती और बहुत इसमें प्रोग्रेस, बल्कि हमारा मजाक बन गया जब गलगोटिया का वो डॉग, मतलब पूरे विश्व में मजाक बना कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट किस तरह से चुराया हुआ वहां पेश हुआ। चाहे वो यूनिवर्सिटी भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और उसमें खुद बड़े बड़े हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब मैं देख रहा था कि वैष्णव जी को जब पूछा जा रहा था कि इसमें क्या हो रहा है तो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। अगर जिसने देखा होगा वो नहीं बता पा रहे थे कि एआई में क्या है, क्या उपलब्धि होगी। लेकिन ये जो बहुत बड़ा हल्ला किया जा रहा है, मेरी ख्याल से ये उस चीज के लिए कि जिससे कि देश का एक जो अटेंशन एक उस घटनाओं के द्वारा गया है जो पूरे देश को स्तब्ध की गई है, शायद उसके लिए हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर एवरेस्ट तक ऊंचाइयां भर सकता है, लेकिन जब आप देखोगे कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इवन वो नहीं लेता, कोई भी राज्य उसका मुख्यमंत्री नहीं लेता। लेकिन वो भी ऐसा लगता है मुझे कि फ्रांस ने, क्योंकि मैं फ्रांस में रहा हूं, मैं फ्रांस से मिसाइल लाया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि ये लोग केवल इसी चीज का खा रहे हैं। एक्चुअली जश्न फ्रांस को मनाना चाहिए, जश्न भारत को नहीं मनाना चाहिए। जश्न इसलिए मनाना चाहिए फ्रांस को कि उसका कूड़ा करकट पूरा हमारे यहाँ आ गया और हम प्रचार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान के मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, दे आर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट ऑफ फ्रांस। दैट इज व्हाट। अब ये टू ग्राउंड मिसाइल है जो जिसकी हैमर किया जा रहा है, वो जो मिसाइल है वो ये टू, आपने एक चीज देखी होगी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सिंदूर के बाद के जितने भी वार, तो चाहे रशिया का यूक्रेन का वार देख रहे होंगे, तो उसमें आपको एक चीज स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि अब फाइटर प्लेन काम नहीं आ रहे हैं। अब जो काम आ रहा है, ड्रोन काम आ रही हैं, क्योंकि एक देश दूसरे देश को ड्रोन के माध्यम से हिट कर रहा है। इवन आर्मी भी स्टैंड स्टिल हो गई है, क्योंकि ड्रोन की जो लड़ाई है और वो लड़ाई हमने एकदम अनुभव की ऑपरेशन सिंदूर में, और विश्व में भी हम देख रहे हैं कि एक नया ढंग का वार हम लड़ने जा रहे हैं। और इन तमाम सवालों के बीच में बहुत रुचिकर होगा जब हमें डिफरेंट अपने पैनलिस्ट का, अब विशेष तौर से जो राजनीतिक दल जो सत्तासीन है, इसका वर्षन स्पष्टीकरण देंगे कि आखिर इतना एडवर्टाइज उत्सुकता हम 12 साल से देख के पक गए हैं। हमें चिंताएं हो रही हैं कि इन तमाशों से कब हम बाज आएंगे। निश्चित। ठीक है थपलियाल जी, वापस आती हूँ। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप चौधरी जी। जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर विदेश मामलों के जानकार हैं, कैसे इस डील को देखते हैं? देखिए रक्षा की दृष्टि से पीसी थपलियाल जी को लगता है कि फ्रांस को जश्न मनाना चाहिए, भारत को नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि 114 में से 96 यहाँ पे यदि जेट्स बनते हैं तो क्या हमें उससे फायदा नहीं है? क्या हम कुछ नहीं सीख रहे, या हम उस तरीके से ताकतवर नहीं बनेंगे? समझने की जरूरत है। कैसे आप देखते हैं इस डील को? देखिए राखी जी, पहले तो मैं थपलियाल जी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि नेशनल चैनल पर बैठकर इतना सच बोलने वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैसेज पूरे समाज में जाता है, हमारे युवाओं में जाता है, और सच जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग तो अपने अपने तरीके से बातें रखते हैं। अब आप ये समझिए, हम और जापान ने एक मारुति कार बनाना स्टार्ट किया था। आपको हकीकत से रूबरू होना बहुत जरूरी है। आपको लगता है भारत के अंदर मारुति कार बन रही है, अभी भी बन रही है, हालांकि सरकार का उसमें से हिस्सेदारी खत्म हो चुकी है,
अभी सुजुकी उसको बना रही है, जापान के लोग बना रहे हैं। उसकी जो R&D है, आज भी मारुति कार की R&D जापान में होती है। रक्षा से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ जो कार्टेज होती है, जो गोली चलाई जाती है, फायर करते हैं, तो हमारे यहाँ की जो गोली है आज भी वो उस लेवल की नहीं है, वो यहाँ नहीं बनती, वो हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। जो कार्टेज होता है, इसको गोली बोलते हैं लोग। तो ये हालत है। आप ये देखिए राखी जी, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या? जो फ्रांस है, अमेरिका है, ये जो हमें अपने फाइटर प्लेन या दूसरे हथियार हमें बेचते हैं, चाहे वो चीनूक हेलीकॉप्टर हो या दूसरे हेलीकॉप्टर हो, ये हमें किसी भी चीज की टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। आज के तारीख में केवल सामान बेचते हैं और हमें वो खरीदने पड़ते हैं। और आज तो दौर इतने आगे चला गया कि उनकी शर्तों पे हमें खरीदने पड़ते हैं, हम अपनी कंडीशन नहीं लगा सकते। तो ये खाली एक हवाबाजी है। और हवाबाजी में क्यों कह रहा हूं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि फ्रांस हमें क्या बताता है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए हैं वो हमें क्या बताते हैं, और हमारे देश के नेता क्या बताते हैं। क्योंकि हमें हमारे देश के नेताओं ने ये भी बताया जब अमेरिका आया कि अब चाइना थर थर कांप रहा है और डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है। क्या आप मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है? या दुनिया के जिन जिन देशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, बड़े मोटे खर्च किए, सबसे हमने जाकर के गले भी मिले, हाथ भी मिलाए, आप मुझे बताइए सच में राखी जी, आप तो बड़ी पत्रकार है, कवर करती है, कोई एक देश का नाम बताइए जो हमारे देश का दोस्त हो। अब तो आप रूस को भी नहीं कह सकती, पहले रसिया को बोलते थे, हाँ भाई रसिया हमारा दोस्त है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये सपने हमें कौन दिखा रहा है। क्या हमें सपने वही व्यक्ति दिखा रहा है जिसने देश को 2 करोड़ रोजगार के सपने दिखाए थे? क्या देश को ये सपने वही व्यक्ति दिखा रहा है जिसने किसान की आय दोगुना करने की बात की थी? क्या देश को ये सपने वही व्यक्ति दिखा रहा है जिसने स्मार्ट सिटी बसाने की बात की थी? क्या देश को ये सपने वही व्यक्ति दिखा रहा है जो ऐसी ऐसी तमाम बातें के 15 लाख लाऊंगा, काला धन लाऊंगा? ये सारी चीजें आपके सामने हैं। हकीकत हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि कई राज्यों का चुनाव आ रहा है, माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। हकीकत जो थपलियाल जी ने बताई, हकीकत वो है, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारे जो एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने सामने आकर के कहा कि हमारे पास जितने स्क्वाड्रन थे, वो भी उनमें से 9-10 हमारे कम हो चुके हैं। तो ये स्थिति आज की तारीख में है। खाली राफेल की बात करके, यहाँ बनाने की बात करके आप रंग जमा सकते हैं, महफिल जमा सकते हैं, लेकिन महफिल लूटनी बड़ी मुश्किल चीज है। ये आपको समझना पड़ेगा। हमें हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। हमारा जो खाद का कट्टा है, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, वो 2014 के बाद से 50 किलो से 45 किलो का हो चुका है। अब इस तरीके के जहाज यहाँ बनेंगे, इस तरीके की मिसाइल यहाँ बनेंगी। भाई हम जो है, हम कस्टमर है राखी जी। और आप ये देखिए, आप किसी अगर एक दांती बनाने वाले के पास भी जाएंगे, खुरपा बनाने वाले के पास भी जाएंगे, फावड़ा बनाने, जो सबसे छोटी चीज होती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, हमारे देश में खेती में जो यूज होती है, वो भी उसकी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देगा बनाने। आप सूट सिलवाते होंगे, वो भी आपको टैक्स सिलाता है, वो सिखाता तो नहीं है ना। आपसे 1000-1200 रुपए सूट की सिलाई लेता है और आपको पकड़ा देता है। तो आप ये देखिए, टेक्नोलॉजी जब एक मजदूर देने को अपनी तैयार नहीं है, क्या वो जो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं वो हमें टेक्नोलॉजी दे देंगे क्या? तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ये अब हमें जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा। खाली मैं थपलियाल जी से गले मिलके फोटो खिंचवा के रील वायरल करवा दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि थपलियाल जी मेरे रिश्तेदार हो गए या मेरे दोस्त हो गए। थपलियाल जी के लिए मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर ही रहूंगा। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगी। कुमार विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार विवेक जी? जी राखी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कुमार विवेक जी, राजनीतिक रूप से मैं अब इस विषय पे आपसे बात करूंगी, क्योंकि देखिए सारे एक्सपर्ट बैठे हैं आज, तो जो जिसका एक्सपर्ट है वो उस तरीके से अपनी बात को रख रहा है। आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या वाकई एक जो बात इस चर्चा से निकल के आई, क्योंकि कई जगह इलेक्शंस हैं और इसलिए बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास भी है, और ये जो डील हुई है ये असल में कहीं ना कहीं, देखिए ये बात तो सच है, सरकार और यदि केंद्र में एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उनके मार्गदर्शन में या उनके नेतृत्व में कह लीजिए
यदि देश के लिए कोई ऐसी बड़ी डील्स होती हैं या उसे डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा बताया जा रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्रेडिट तो बिल्कुल जाएगा, आज भी जाएगा, जब चीजें डेवलप होकर धरातल पर आएंगी तब भी जाएगा। लेकिन क्या राजनीतिक रूप से अभी इलेक्शन से इसलिए इन चीजों को इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, या वाकई में एक ऐतिहासिक डील है जिससे आने वाले समय में एक बहुत अच्छे रिजल्ट आप देखेंगे? जी राखी जी, सबसे पहले तो आपके डोमेस्टिक इलेक्शन के लिए बहुत अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष आपके यहाँ नहीं आते हैं कि आपके चुनाव प्रचार और उसका माहौल बना सके। चाहे फ्रांस हो, यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो, हर जगह से ये चीजें हुई है। और मैं थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट कर दूं एक चीज को। मेरी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। यहाँ बात हो रही थी कि कील बनाने वाला टेक्नोलॉजी नहीं देगा। हम भाई को ये चीज क्लियर करना चाहते हैं भैया को कि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी शेयर्ड है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शर्त है। जो पहले राफेल आए हैं उसके स्पेयर्स के शेयर है। उस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जीरो ट्रेड डिफिसिट है उसमें, कि जितने रुपए की राफेल अगर वहां से पहले खरीदी गई, ऐसा ना हो कि हमारा ट्रेड उधर से डिफिसिट में चला जाए, माइनस में चला जाए। उतना फ्रांस को हमसे लेना था, ऐसा पिछली डील में था। और इस बार अभी हमने देखा था टाटा एयरबस का प्लांट डाला था गुजरात में, ठीक है। ये किसके लिए था? ये अपना जो कार्गो प्लेन के लिए था। अभी हम कर्नाटका में देख रहे हैं कि इस चीजों के लिए डल रहा है कि यहाँ अपने यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे। और दूसरा एक चीज मैं और सुना कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर पे वीआईपी नहीं उड़ते हैं, तो ये F-35 भी सिंगल इंजन है। बहुत सारे 4th जनरेशन फाइटर जो हैं वो 5th इंजन है। कुछ चीज एवियोनिक्स भी होती है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आर्मी में वर्ड चलता है कि जिस चीज के लिए क्या आवश्यकता है। और H-125 है ना राखी जी, हमारे सारे पैनलिस्ट गूगल कर ले, हाईएस्ट सेलिंग हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में। आप अपने देश के क्रिटिसिज्म में यहां तक ना चले जाएं। आपके अपने मत हो सकते हैं कि आप चीजों को गलत रूप से रखें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर प्लांट डलता है तो उनके कील बेचने वालों को भी काम मिलेगा। यहाँ तक कि वहां जो लोग रहेंगे वो खाना भी खाएंगे, जो अनाज की बात कर रहे हैं, उतने लोगों का रोजगार होगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी रन होगी वहां पे। तो समस्या कहाँ है? और अगर कोई अच्छा काम करता है और उसको इलेक्शन में फायदा मिलता है तो क्या वो इसलिए ना करे कि नहीं नहीं अभी इलेक्शन है, अच्छा काम करूंगा तो फायदा होगा, मुझ पर पक्षपात का आरोप लगेगा? मुझे तो पूरी की पूरी चर्चा ही नहीं समझ आ रही है ये। इस पे आप जरा उनसे उत्तर ले, फिर मैं कहता हूँ। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। राखी जी, मुझे आप समय देंगे बोलने का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संदीप वर्मा जी, बिल्कुल आऊंगी मैं इसके बाद। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे लास्ट में इसलिए ले रही हूँ सर आज, क्योंकि विषय ऐसा है जहां एक्सपर्ट पहले बोले। आप ऐसा बिल्कुल महसूस मत करिए। आप लगातार राखी जी मुझे बाद में ले रहे हैं। मैं कई डिबेट से देख रहा हूं। अरे बाप रे, संदीप जी इतना पर्सनल कैसे सोच सकते हैं आप? मैंने तो शुरुआत ही यहाँ सारे एक्सपर्ट से करी है। रक्षा का मामला था, रक्षा वाले पैनलिस्ट ने बोला, फिर विदेश मामलों के जानकार ने बोला, फिर राजनीतिक रूप से बोलेंगे। मुझे राखी जी बड़ी हैरानी है। आपके दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि रक्षा विशेषज्ञ, ठीक है, प्रकाश जी बैठे हैं और विदेश मामलों के जानकार बैठे हैं, संदीप जी। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये अपने मामले की विस्तार नहीं बता रहे। ये बता रहे प्रकाश जी कि कूड़ा कबाड़ा फ्रांस का। मतलब मुझे इस बात पे इतनी आपत्ति है कि मैं बता नहीं सकता कि एक रक्षा विशेषज्ञ, जिसको रक्षा विशेषज्ञ का मतलब क्या है कि वो रक्षा के बारे में ये बताए कि हमारे देश की रक्षा के लिए ये चीज जरूरी है, ये चीज खराब है, वो पॉइंट टू पॉइंट बताएं। वो कह रहे हैं कूड़ा कबाड़ा। और संदीप जी बता रहे हैं कि 15 लाख का वादा किया था। अरे आप, अभी डिबेट हमारी हो रही है फ्रांस और भारत की डील पर। तो बड़ी हैरानी की बात है कि एक विपक्ष की तरह ये डील कर रहे हैं, ये यहाँ जो अपना पॉइंट रख रहे हैं एक विपक्ष की तरह रख रहे हैं। आपका देखिए मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, मगर मुझे बड़ा हैरानी हुई कि 2-3 पॉइंट प्रकाश जी ने ऐसे बोले, मतलब फ्रांस का कूड़ा कबाड़ा। अरे हमने उसे इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के बाद हमने उसे एयर स्ट्राइक किया है। आरोप लगा रहे संदीप जी, उनको बोल लेने दीजिए। आरोप लगाया कि मैं कई डिबेट्स में उनको ऐसे बाद में टाइम देती हूँ। पहली बार ऐसा आरोप लगाया संदीप जी। नहीं बोलिए, अब आप बोलिए पहले, फिर मैं आऊंगी। बोलिए जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आधा घंटा हो गया, मैं बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद बोलेंगे। आप ये देखिए ना, मुझे ये नहीं है कि किस विचारधारा रखते हैं, क्या विचारधारा नहीं रखते। हर बार आप इस तरह की क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है। आप सत्य के आधार पर बताइए ना। आप फ्रांस का जो डील हुई है बताइए ना, कहाँ कूड़ा कबाड़ा है वो। आप मुझे फैक्ट के आधार पर बताइए, आप मुझे कोई उसका डाटा दिखाइए। आप जो मर्जी बोल देंगे एक नेशनल चैनल पर कि कूड़ा कबाड़ा फ्रांस का लेंगे। कौन ऐसा देश है जो अपने रक्षा सौदे में कूड़ा कबाड़ा लेगा? और राफेल कूड़ा कबाड़ा है? आप कहते हैं कूड़ा कबाड़ा राफेल? तो अब हैरानी वाली बात, इस तरह की बात मत करिए। बात करिए तथ्य के आधार पर करिए, ठीक है। मुझसे देखिए, अभी विवेक जी बता रहे थे, उन्होंने कई चीजें
तकनीकी तौर पे बताई, जो मुझे जानकारी नहीं उसकी, क्योंकि उन्हें जानकारी है, आपको जानकारी रक्षा की और संदीप जी को जानकारी है विदेश मामलों की। तो मेरा मानना यह है, मैं बोला भी इसलिए, मैं राखी जी कभी इस तरह की बात नहीं बोलता, मैं बोला इसलिए क्योंकि कुछ भी बात हो रही है यहाँ, कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, 15 लाख की बात कर रहे हैं, कूड़ा कबाड़ा की बात कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, अभी एक मामला और आया था, मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो इस तरह की बातें ना करें, बात तथ्य के आधार पर करें। मैं कोई भी चीज जो मुझे पता नहीं है मैं बोलता नहीं हूं उसके बारे में, अगर ठीक है जिसके पता है मुझे संदीप उसके जी, बारे में बोलता क्योंकि संदीप जी, पीसी थपलियाल जी ने कहा था वो फ्रांस रहे हैं, वहां से मिसाइल्स लाए हैं, एक रक्षा मैं विशेषज्ञ कह रहा हूं हैं, बिल्कुल तो वो फ्रांस कोई गलत फ्रांस बात बिल्कुल देखिए रहे हैं। करेंगे नहीं और झूठ तो बोलेंगे नहीं। अब मैं उनसे सर्टिफिकेट तो नहीं नहीं, मांगूंगी कि आप कब फ्रांस गए थे, हम बात तो एक बात एक्सपर्ट झूठ के नहीं साथ है। बात कर रहे हैं, हम आप उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे। जो और जितना भारत इस देश है, पैनल में एक्सपर्ट अपनी बात रखेंगे शायद मैं और आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि नहीं एक बिल्कुल मैं मानता इंटरनेशनल हूं इस लेवल बात का को, ये मैटर है। अगर टेक्निकली क्या मगर चीजें होती अगर हैं हम उसको आंखों से नहीं देखते, वो देखकर चीजों को आए हैं। इसलिए मुझे लगा उन्हें यदि कूड़ा कबाड़ा लगा तो वो उनका अपना मत है सर, हमने तो नहीं कहा ना। मैं वही कह रहा हूं कि उनका मत है, तो उन्हें भी सोच के बोलना चाहिए कि भारत जैसा देश यदि कोई इतनी बड़ी डील कर रहा है, 114 राफेल अपने यहाँ लेके आ रहा है, बना रहा है, तो उसमें 50% का उनका कंट्रीब्यूशन है। और बहुत सारी चीजें जो मैं अभी पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ के जवाब देता है इसका, मगर कहीं ना कहीं ये है कि भारत को कितना फायदा होगा इससे, और हुआ है, ये नहीं होगा। ये कोई नई डील नहीं है कि आज ही फ्रांस से हमने पहली बार डील की है, हम लगातार फ्रांस से डील करते आ रहे हैं। और अभी अभी संदीप जी ने बोला कि हमारा दोस्त होता था रूस, अब नहीं। अरे कैसे नहीं है, आज भी हमारा दोस्त है वो। कई बार क्या होता है जब हम डील करते हैं, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, कई बार हमारा मित्र रूस जाता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि हमने उससे लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, अब उसका हम मुंह नहीं देखेंगे, वो हमारा नहीं देखेगा। ये सब उन्होंने चीजें ऐसा चलती इसलिए रहती हैं। कहा, देखिए मैं जितना समझ पाई हूं, मैं वैसे तो क्रॉस नहीं करूंगी, सबके अपने मत हैं, लेकिन संदीप चौधरी जी ने भी ये बात इसलिए बोली है क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है सब अपने फायदे के लिए उस मंच पर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, डील होती है तो दोनों तरफ से अपनी चीजों को बैलेंस करके करते हैं। कोई सिर्फ भारत के हित के लिए डील नहीं करता, चाहे रूस हो चाहे कोई और हो। वो मत था उनका, नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ राखी जी, चीजें दिखाने की सुनिए, भी होती हैं। राखी जी, भारत की सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी, यदि वो भारत की सरकार भारत के इतने बड़े पद पर बैठकर भारत के लिए अच्छा नहीं सोचेगा, तो वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, मैं उसे नकारता हूं। मगर जब आप दिख रहा है कि आप लगातार इस तरह की डील कर रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये पहले होता था क्या? पहले इस तरह की डील होती थी, पहले हमारे देश में बनते थे। ये मोदी जी ने जो ये किया है, उससे पता नहीं किन लोगों को आपत्ति है। आप ये देखिए कि आज भी मोबाइल हम जो एप्पल सैमसंग होता था वो हमारे यहाँ बन रहे हैं, पहले कभी बनते थे, पहले सीधे सीधे इंपोर्ट होते थे। तो ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है, और ये सब जनता देख रही है। हो सकता है किसी का क्या मत है, कौन इसमें यहाँ सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मगर मेरा मानना यह है कि आप वो चीजें बोलें जो सत्य हो। ऐसे ना मैं कुछ भी किसी पे आरोप लगाऊं, किसी पे झूठ बोलूं, मगर मुझे इस बात पे इसलिए आपत्ति हुई क्योंकि हमने वो इस्तेमाल किए हैं और आज से नहीं कर रहे हम। फ्रांस से कितने सौदे हुए हमारे, कांग्रेस ने नहीं किया क्या सौदा? कांग्रेस ने भी सौदा किया वहां से, क्या कूड़ा कपड़ा लेके आई कांग्रेस? जब कांग्रेस ने वहां से कोई वेपन्स लिए, कोई डील की, क्या कूड़ा कपड़ा लेके आई कांग्रेस? या कोई भी और पार्टी जो भारत में पहले थी, तो क्या कूड़ा कपड़ा लेके आई? सबने काम किया है अपना अपना, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई इस तरह की तकनीक लेके आ रहा है कि वो अपने देश में बने, हमारे देश में रोजगार आए और हम उसका फायदा उठा सकें और हम यहां से भी कुछ बेचना चाहें तो बेच सकें। ये सारी चीजें हुई हैं जी। ठीक है संदीप जी, मैं वापस आऊंगी, कई सारे मेहमान समय मांग रहे थे। अब पवन जी 1 सेकंड रुकिए, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं आती हूँ। मैं चल तो सर रिदम में ही रही थी, पर रिदम के बीच में समय का अतिक्रमण संदीप वर्मा जी ने कर दिया आरोप लगाते हुए, तो मैंने कहा चलिए जाने दीजिए। सर वो अतिक्रमण नहीं था, नहीं मेरा भी अपना एक प्रोटोकॉल है, आपने उस पर अतिक्रमण किया। अब आपको मौका मिला, अब 1 मिनट रुकिए। नहीं आपने बोला था तो मैं भी बोल, ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरी रिदम को वैसे ही चलने दीजिए सर प्लीज, ठीक है। अब 1 मिनट रुकिए। आप सबसे लास्ट में बोलेंगे, बोलने को कहेंगे तो बोलूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं। आरपी श्रीवास्तव जी, कैसे आप इस डील को देखते हैं? और बहुत सारे लोगों ने क्योंकि अपनी बात रख दी है तो प्रश्न ऐसा मूल आता नहीं, लेकिन हाँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में फ्रांस और भारत की ये डील रक्षा के क्षेत्र में आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए राखी, ये डील कोई पहली बार नहीं है, फ्रांस से पहले भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आज डील हुई है, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हों। अब फ्रांस से हमेशा ये इस तरह के जो एयरक्राफ्ट या वेपन्स लेते रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो ये डील हुई है मैक्रों और मोदी जी के बीच, ये भारत और फ्रांस के बीच हुई है, एक तो ये मेगा डील निश्चित रूप से मान सकते हैं क्योंकि ये बड़ी डील है। एक दूसरी चीज़ और भी है कि जैसे बहुत सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पर बनेंगे, या हिंदुस्तान में कई जो है
जैसे आप रफ़ाल के बारे में आप देखें कि करीब 90 रफ़ाल जो है यहाँ की टेक्निक बन के माध्यम से आएंगे। हम उनसे टेक्निक हम लोग बारो कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो लोग हैं यहाँ काम करेंगे। हमारे यहाँ भी रिसर्च विंग होगा, R&D होगी और तमाम चीज़ें होंगी। तो जब तक आप देश इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ करेगा कैसे। अक्सर हम जो है विदेशों पर आधारित रहते हैं, विदेश पर आधारित रहते हैं कि हमें जो है रक्षा संबंधी जितनी भी डील हो या सौदे जो हों या जो हमें ख़रीदना है, जो भी वेपन्स ख़रीदना है, तो हम अक्सर विदेशों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इसमें मेक इन इंडिया का एक पार्ट ज़रूर दिखता है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अलग लेवल पर डील को ले जाने का प्रयास किया। तो मेरी समझ में ऐसी चीज़ों की सराहना की जानी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें कमियां क्या है और क्या हो सकता है तो बाद में समझ में आएगी। लेकिन फ़िलहाल आज हम डील पर चर्चा कर रहे हैं कि 3,25,000 करोड़ की जो डील है, तो ये एक फ़ायदे की डील है, चाहे जो है एयरक्राफ्ट में हो या नेवी में हो, या अभी हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर जो बनेंगे ये हिमालय की ऊंचाई तक उड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम तो उड़ना चाहेंगे, देश भी एक मुकाम हासिल करना चाहेगा। और ऐसे समय में जब हमारे सामने जो है दो बड़े एक तरह से पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे हमारी बराबर तलखी बनी रहती है, इन चीज़ों को भारत को विकसित करना होगा। भारत को अपने देश में बने हथियारों को भी एक तरह से उसको मुकाम देना होगा, क्योंकि अगर हम अपने देश में डिफेंस संबंधी जो है चीज़ें यहाँ पर नहीं उत्पादन करते हैं तो हमें एक चीज़ तो तय है कि हम कब तक लोगों के भरोसे रहेंगे। तो हमें आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा इस दिशा में। मेक इन इंडिया के माध्यम से अगर हमारे देश में रक्षा सौदों में, रक्षा के क्षेत्र में अगर विस्तार होता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश जो है, देखिए आप स्पेस में देखिए हम कितने आगे हैं, स्पेस में हमारी रिसर्चेज कितनी हैं और हमारा हिंदुस्तान का एक जो है एक तरह से दुनिया में एक जो है अपना मुकाम है। तो अब अगर हम रक्षा के क्षेत्र में इस तरह की डील करते हैं, उसमें बहुत सारे हथियार बेचने वाले देश हैं, फ्रांस है, इजराइल है, अमेरिका है, आप देखिए उनसे भी हम रसिया है, इन देशों से अगर हम लेते हैं तो हमें पूरा हिंदुस्तान में आज की डेट में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और यहाँ पर होना भी चाहिए। और ये डील हमको लगता है प्रधानमंत्री जी जिस तरह से या भारत सरकार ने किया है, ये बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है अगर ये सही एक्सिक्यूट हुई तो। क्योंकि देखिए ये अभी डील है, इस पर हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये जो है धरातल पर उतरेगी। धरातल उतारने का काम सरकारों का है या उन दो देशों के बीच में। हम ये मानते हैं कि कोई भी देश अगर हमारे देश को राखी कोई सामान बेचता है तो अपने फ़ायदे के लिए बेचता है। देखिए रक्षा जो करोड़ों के सौदागर देश हैं तो ये अपना फ़ायदा ज़रूर सोचेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके फ़ायदे के चक्कर में हम अपना फ़ायदा भूल जाएं। तो यहाँ एक बात तो ये समझने वाली होगी कि ये डील काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे हम किसी भी जो लोग भी हमारे इस पैनल में बैठे हैं, इस पर निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए राखी कि इस डील को पहले तो ये समझने की ज़रूरत है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारा देश अपने आत्मनिर्भर न हो, अपने देश में रक्षा उपकरण न बने, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, वापस आऊंगे। पवन जी मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ राखी जी, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। हाँ पवन जी, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष है और क्योंकि भारत देश की बात हो रही है, भारत के साथ एक बहुत अच्छी डील फ्रांस की हुई है, आप कैसे इस डील को देखते हैं? और बहुत सारे सवाल संदीप जी ने उठाए थे और कहा था कि कांग्रेस के समय या पिछली सरकारों में कभी ऐसा होता था क्या? तो काफी एक कंपैरिजन वो लेकर गए हैं यहाँ पर, क्या रखा था आपको? देखिए संदीप जी ने बोलते बोलते एक बात ऐसी भी बोली है कि जब भी कोई चीज फॉरेन से खरीदी जाती है और इंडिया खरीदता है, बहुत सतर्क होकर खरीदता है। तो इससे पहले कांग्रेस ने भी खरीदा है और उन्होंने भी देख समझ के खरीदा होगा, ये उनका बोलना है। तो चलिए कोई ना भाई, बहाने से संदीप जी आज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जितने डील किए हैं, बड़ी बात है हर को जब ये डील होती है तो हमारे भारत का एक एक सिपाही की जान दांव पे लगी हुई है। यानी हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो सिपाही है उसकी जान दांव पे लगी हुई है, क्योंकि इस डील के अंदर जब हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस के लिए कोई चीज लेने की बात करते हैं, तो उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा ये रहता है कि लड़ाई के समय ये चीज वापर में आने वाली है। आपातकालीन स्थितियों में जहां पर दुश्मन हम पे हमला करने वाला है,
जब हमको किसी तरीके का काउंटर एक्शन देना है, उस टाइम पे हमारा डिफेंस का जो मैकेनिज्म रहता है वो वर्कआउट होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत के सरकार को ये डायरेक्ट मैसेज है कि दुनिया में जब भी आप किसी भी कंट्री से डील करते हैं, सबसे पहले बैक ऑफ द माइंड उनके ये होना चाहिए कि ये डील से मेरे सैनिक कितने सुरक्षित है, मेरे पास के जो सोल्जर्स हैं उनकी जान इस चीज की वजह से खतरे में आ सकती है, मेरे जो एविएशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, उनकी जान खतरे में आ सकती है अगर इस परचेस किए गए कोई भी डिफेंस के सामान में 19-20 भी रह गया। देखिए, कोई उसके अंदर गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी इंडिया कोई चीज परचेस करता है 10 तरह की टीम वहां पर जाएगी, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसको करना चाहिए। और ये इसीलिए करना चाहिए, ये सिर्फ फाइनेंस का या एक्सचेंज का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कंट्री के सोल्जर्स के लाइफ का। हर व्यक्ति हमारे पास महत्वपूर्ण है, हर सोल्जर हमारा इंपॉर्टेंट है जो देश के लिए गोली अपने सीने पे खाता है। तो भारत सरकार ने बहुत ताकत के साथ में, जो हमारे बाकी के पैनलिस्ट है, इन्होंने जो बात रखी, ये इनका अनुभव है। और देखिए, जो यानी विश्लेषक है, इन्होंने कहीं ना कहीं स्टडी की है ना। जो व्यक्ति खुद फ्रांस में रहकर उसको देखकर आया है और जो बोल रहा है कि वो कचरा है, मतलब डेफिनेटली एक नेशनल टेलीविजन पे जब वो बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें तत्व रहे, अगर वो बात नहीं करेंगे तो ठीक है, हो सकता है कि कोई शब्दों का ये लग रहा है कि भाई नहीं वो गलत बोल रहे हैं, तो उसकी जांच हो जाए। क्योंकि राफेल के ऊपर तो पहले भी कई बार प्रश्न उठे हैं ना, ऐसा नहीं कि आज फर्स्ट टाइम ये बात यहां पर हो रही है। इससे पहले भी जब बातचीत हुई तो वहां पर कई प्रश्न राफेल के ऊपर उठे हैं और आज फिर से वही चीज हमारे सामने आ रही है। तो मुझको ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने जब भी कोई भी परचेसिंग डिफेंस को लेके करे तो आंखों में तेल डालकर, खुली आंख से, बहुत ज्यादा सतर्क होकर, और फायदा नुकसान से ज्यादा अपने देश के जवानों की जान जा सकती है एक गलती की वजह से, इस चीज का भास रखकर उन्होंने परचेसिंग करनी चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, कई सारे मेहमान समय मांग रहे थे, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। हाँ, पीसी थपलियाल जी, पहले आप बोलिए सर। देखो, जो राफेल की बात यहाँ पे आ रही है, तो ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे इसका हो गया था कि हमने ये लेने हैं एयरफोर्स के लिए। तो एयरफोर्स के लिए जब ले रहे थे तो जब उस समय ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी जी ने उसकी संख्या कम करके 36 करके और प्राइस तिगुना कर दिया था। तो उस समय मैं रहा था कि ये तिगुना प्राइस क्यों हुआ, मैं सोचता रहा। मैंने कहा हाइड समथिंग उसमें ऐड किया गया, लेकिन सिंदूर में पता लगा कि नहीं किया गया ऐड। तो बाद में पता लगा कि अनिल अंबानी, जो कि जीरो एक्सपीरियंस इन द डिफेंस इक्विपमेंट, उनको दिया जा रहा था बनाने के लिए। आप ये देखिए, वही अनिल अंबानी जिसका नाम एपस्टीन फाइल में आया है दलाली के मामले में। तो क्या हम आंख बंद कर दें? अब ये बताइए कि इस समय जब हमने देख लिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सवाल उठे थे राफेल पे, तो उस समय हम रशिया की तरफ गए। आप ये देखिए, ये हमारी लास्ट डील होगी अमेरिका फ्रांस के साथ, क्योंकि इसके बाद हम अनुबंधित हो चुके हैं अमेरिका के साथ, जहां हमने उसी से लेना है। देश तो मेरा बिक चुका है। टोटल जो इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें भी हमारा को बंधित है, हम टोटली बंधित है। लेकिन इन तमाम सवालों के धुओं से बचने के लिए जो कवायद की गई है, वो कवायद देश में मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि पहले हमने कभी हम तो लगातार 12 साल से देख रहे हैं, संदीप वर्मा जी, हमने राष्ट्रपति को झूलते हुए देखा था। मतलब हमने चाइना के राष्ट्रपति झूल रहा है, कभी किसी कहां जा रहा है वो भी देखा था हमने। उस समय हमें लगा कि चीनी हमारा सब कुछ है। इसके बाद हम जो ये देखते जा रहे हैं कि जिस तरह से हमारा राइफल एक अजय करके माना गया था, वो अजय नहीं रहा ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान के जो चाइना उसके पीछे था, उसने जामिंग सिस्टम इसका कर दिया था और उससे हम भयभीत हो गए थे, हमने फिर वापस नहीं भेजे। लेकिन जो अभी ये खुश हो रहे हैं कि हमें हाई अल्टीट्यूड के हेलीकॉप्टर हैं, तो हेलीकॉप्टर कभी भी
कितना भी ऊंचाइयां हासिल कर ले, तो कारगिल ऑपरेशन में क्या हम हाई अल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर की मदद ले पाए? नहीं ले पाए। अगर हम हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे हाई अल्टीट्यूड में, तो नीचे बैठा हुआ दुश्मन 2 मिनट में गिरा देगा उसको। हम रियल वार की बात कर रहे हैं कि हम ऐसे कि हिंदुस्तान की जनता भोली वाली है, वो बहुत खुश हो रही है हाई अल्टीट्यूड एवरेस्ट। अरे एवरेस्ट में जाके क्या युद्ध करेंगे हम? आप ये सोचिए। यह हम, आपने देखा होगा कि जब से हम, ठीक है, हमने स्पेस में बहुत प्रगति की है, लेकिन जब से ये सरकार आई है तो हमने देखा कि इसरो में हमारे सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी बैठ गए, और बैठने के बाद वो जो विक्रांत था वो डिलॉन्च हुआ। अगर किसी को याद हो, वह किस तरह से वैज्ञानिक प्रेशर में आ गए, किस तरह से वैज्ञानिकों का उत्साह गिरा हुआ है। हर चीज ऐसा लग रहा है कि एक ही आदमी इस देश में कर रहा है, बाकी सब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो अफेक्ट पड़ रहा है हमारे ह्यूमन रिसोर्स पे, और जिस तरह से फ्रांस का चालाक, देखो हम देखिए कि किस तरह से राष्ट्रपति दौड़ रहा है तो उसके पीछे 10 दौड़ रहे। मैं बड़ा हैरान रह गया कि साहब ब्लू ड्रेस में, स्पोर्ट ड्रेस में दौड़ रहा है, उसके पीछे लोग दौड़ रहे। तो इस तरह की स्थिति मेरे देश में कभी नहीं आई थी। मेरा देश एक स्वाभिमानी देश है। मेरे देश का इतिहास इतना स्वाभिमानी है कि वो, उसका स्वाभिमान आज खतरे में हमें लगता है, केवल एक व्यक्ति के उस नाम के लिए। एक व्यक्ति, ठीक है। He wants everywhere. ठीक है, मैं सबकी बातों का सम्मान करती हूँ। मैंने पहले ही कहा था एक ऐसा विषय है जिसपे कोई मनगढ़ंत बात नहीं हो सकती। ये सब्जेक्ट बहुत अलग है, कोई एक कुछ भी कह देगा वो नहीं होगा। यहाँ सिर्फ पॉइंट और तथ्यों पे ही बात होगी, इसलिए सबके मत का मैं स्वागत करती हूँ। संदीप वर्मा जी, हाँ बोलिए जल्दी से। जी, पहली बात तो मुझे इस पे आपत्ति है कि प्रकाश जी को आज हो क्या गया है। ये कह रहे हैं कि हमारा देश बिक गया। राखी जी, हमारा देश बिक चुका है क्या? वो तो अब हमारा देश बिक गया है क्या? सर रक्षा विशेषज्ञ ही बताएंगे सर, मुझसे तो ज्यादा अनुभवी वही है। नहीं, ये अनुभवी है, मैंने मान लिया, मगर मुझे आज इनके अनुभव पे बड़ा शंका हो रही है। ये कह रहे हैं हमारा देश बिक चुका है। ठीक है, आपने संसद में नहीं सुना? आपने संसद में नहीं सुना जहां प्रधानमंत्री बात किया था? हेलीकॉप्टर की मैं बता दूं, अभी विवेक जी बता रहे थे कि ये सबसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, हाई सेलिंग है। क्या बोल रहा है? अब आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता। प्रकाश जी आप सुन लीजिए प्लीज, ठीक है। तो कई सारी चीजें ना मुझे बड़ी हैरान कर रही हैं आज, कि जैसे एक किसी पार्टी का प्रवक्ता हो उस तरह से आज प्रकाश जी ये बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारा देश बिक गया है, कूड़ा कबाड़ा है। 1953 से फ्रांस से डील हो रही है, और 4 बार कांग्रेस की सरकार में डील हुई है, उसके बाद हमारी सरकार में डील हुई है। ठीक है, मतलब यदि कबाड़ होता, कूड़ा कबाड़ होता, तो क्या कांग्रेस खरीदती इसे? मैंने बिल्कुल कहा। पवन जी आप दोबारा सुनिए मेरी बात। थैंक यू संदीप जी, कांग्रेस को हमेशा अच्छा बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पवन जी देखिए, सुनिए मेरी बात। आपने मेरी पूरी बात शायद ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये बोला कि कोई भी देश की सरकार हो, यदि वो कोई कूड़ा कबाड़ा खरीद रही है, ईमानदारी से वो देश को धोखा दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेकार सरकार है। मगर जब फ्रांस से 1953 में डील हुई, उसके बाद 1980 में हुई, उसके बाद 2005 में हुई, तो कांग्रेस की सरकार में हुई ना। यदि वहां से कोई ठीक ठाक आइटम आ रहा होगा जब भी तो लिया, या कूड़ा कबाड़ा लिया कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस ने कूड़ा कबाड़ा लिया तो हम भी कूड़ा कबाड़ा ले रहे हैं, इनका मानना यह है। हैरानी वाली बात यह है कि आप कुछ भी बोलोगे। ठीक है, दूसरी बात कि आप कह रहे हैं देश बिक गया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है प्रकाश जी? मुझे दिखा दीजिए। अरे संसद में डिस्कशन नहीं सुना आपने? आर्थिक जॉब से नहीं सुना जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया? आप फ्रांस में कब से कब तक थे? आप कब गए फ्रांस, बताइए मुझे, कब गया फ्रांस? मैं 83-84 में फ्रांस में था। देखिए पवन जी, कूड़ा कबाड़ा आपके टाइम में आ रहा था। उस समय जो कबाड़ आ रहा था वो आपके समय में आ रहा था। 83-84 में गए थे। ये नहीं, वही तो बता रहे प्रकाश। क्या बात है, मतलब ये जब इन्होंने नजदीक से देखा तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, जब ये वहां गए, जब इन्होंने नजदीक से वेपन देखे, वहां कूड़ा कबाड़ा मिल रहा था, तो कूड़ा कबाड़ा तो पवन जी आपकी सरकार में आया। ये मोहर लगा रहे हैं प्रकाश जी उस पे। प्रकाश जी आप 2014 के बाद फ्रांस गए? संदीप जी देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज बहुत देर हो गई। एक बात कहना चाहती हूँ, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। एक बात बस ये कहना चाहती हूँ, उस वक्त पे कूड़ा कबाड़ा था या आज कूड़ा कबाड़ा हो गया, छोड़ दीजिए। जो भी था वो असल में धरातल पर कितना हमें सकारात्मक रिजल्ट देगा, हम कितने मजबूत होंगे, हमें इस चीज पर बात करनी पड़ेगी। संदीप जी सुनिए तो।
मेरे देश को कोई बदनाम करेगा, मुझ पे आपत्ति है। और एक बात में 1000 वो भी इसी आपत्ति देश के वासी है सर, सबके मत का वेलकम करिए ना, कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं। मोबाइल भी कूड़ा कबाड़ा भाई, कहलाता है। 2 साल यदि पुराना ऐसा लग रहा है कोई चीज है, मैं क्या कह रही हूँ भाई, आप उनको कह रहे हैं ना कि वो विपक्ष जैसी बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि विपक्ष है, लेकिन हमें तो सबका मत सुनना है ना। हम ये कह रहे हैं कि असल में इस डील से हमें कितना फायदा होगा। वो रक्षा विशेषज्ञ की तरह बात ही नहीं कर रहे, वो रक्षा विशेषज्ञ की तरह बात ही नहीं कर, वो ये बात बोल रहे हैं कि एक आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को वो कह रहे हैं कि एक आदमी जो अरे वो प्रधानमंत्री है, वो कोई डिसीजन लेंगे तो और कौन लेगा? जब कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा, तो उन्होंने तो डिसीजन लिया या विपक्ष ने डिसीजन लिया? अंबानी के लिए अरे आप अनिल अंबानी को आगे, अब ठीक है, चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिए संदीप वर्मा जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए, कांग्रेस की सरकार होगी, 1 मिनट रुकिए, बाकी मेहमानों ने भी समय मांगा था, 1 मिनट रुकिए, समय की सीमा है प्लीज। ठीक है, जी बिल्कुल। संदीप चौधरी जी बोलिए, पवन जी इसके बाद 1 मिनट। संदीप चौधरी जी प्लीज अपनी बात रखिए। राखी जी, देखिए राखी जी, मैंने सभी को सुना, मैं आपको बताऊं, एक तो ये सिंगल इंजन वाली बात आई है। ब्रजभूषण सिंह सांसद है बीजेपी के, उनके पास डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। अभी अजीत पवार एक्सपायर हुए, डबल इंजन का हेलीकॉप्टर था, काफी भरोसेमंद हेलीकॉप्टर था। और अभी थपलियाल जी ने एक बहुत टेक्निकल बात बताई, जो हमारी फोर्सेस को हेलीकॉप्टर चाहिए होते हैं, उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कितनी नीचाई पर उड़ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में या पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई लड़नी है वो आपको समझना पड़ेगा। वहां छिप करके उन्हें अपना सामान पहुंचाना है या अपने घायलों को निकालना है या जो चीजें पहुंचानी है, वो आकाश में पतंग की तरह उड़कर नहीं जाना है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब आपको एक टेक्निकल चीज में बता देता हूँ राखी जी, जो कूड़ा कबाड़ा कहा जाता है, कूड़े कबाड़े का मतलब ये नहीं है कि हमारे प्लेन कूड़ा कबाड़ हो गए या कुछ हो गया। कूड़े कबाड़े का मतलब ये है, अगर आपके पास BMW या मर्सिडीज भी खड़ी है घर में और वो नहीं चली और वो 15 साल क्रॉस कर गई है, तो उसे पुलिस वाले रोड पे चलने नहीं देंगे, जब्त कर देंगे। वो उनके पहले सब क्या होंगे राखी जी, मेरे ख्याल से आप मुझे बता सकते हैं, कहेंगे ये कूड़ा हो चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे सहमत होंगे इस बात से, उसको कूड़े में ही काउंट होगी, नहीं उसको कबाड़ी काटेगा। मगर ये डील पे करें संदीप जी, भाई अभी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप ये डील पे करें। हाँ बोलिए आप, प्लीज बोलिए। राखी जी, जो हम राफेल भी लेने की बात कर रहे हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, वो समझेंगे। ये इनको फ्रांस हमें 4.5 जनरेशन के बताकर दे रहा है। आज की तारीख में जो दुनिया में जहां पहुंच गए हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टील्थ फाइटर प्लेन बना रहे हैं और वो 6th जनरेशन के बना रहे हैं। तो कहां तो वो लोग 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन बना रहे हैं, कहां हम 4.5 का मतलब समझते हो राखी जी क्या होता है? 4.5 का मतलब होता है कि जो 4th जनरेशन का प्लेन है उसमें थोड़ा और मॉडिफाइड करने के जुगाड़ भिड़ाए जाते हैं उसमें, तो उसको फिर जुगाड़ भिड़ाने के बाद कह दिया जाता है कि ये 4.5 का हो गया। तो ये सब चीजें जनता को कौन बताएगा, देश को कौन बताएगा, ये सब चीजें समझने वाली हैं। अब बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है। आपको बताऊं, ये 3.25 लाख करोड़ की डील हो रही है, और यही डील अगर मनमोहन सिंह जी के समय में होती तो ये 1.5 लाख करोड़ की होती। अब आप कहेंगे वो कैसे हो जाती, क्योंकि उस टाइम 52-53 रुपए का डॉलर था, अब लगभग 100 रुपए का डॉलर हो रहा है। तो ये सब चीजें देश को कौन बताएगा, कौन सा पत्रकार बताएगा, कौन सा चैनल बताएगा, कौन प्रिंट मीडिया में लिखेगा? यहाँ पर तो एक चीज बताई जाती है बहुत बढ़िया से कि देखिए डंका बज गया है और ये मास्टर स्ट्रोक है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डील है। धन्यवाद। चलिए, एक अच्छी बात है सर कि यहाँ से तो कम से कम ये चीजें निकल कर जा रही हैं, तो कम से कम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें डेप्थ में जाके पता चलेगा कि इस डील के असल जो नफा नुकसान है वो क्या है। तो यहीं से सही आप कह रहे थे कौन बताएगा, सर हम बताएंगे। देखिए आप लोग कह तो रहे इतने अच्छे से, अभी उस चीज में आगे बढ़े। मैं धन्यवाद करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। ठीक है सर, चलिए समय की सीमा है, जल्दी से कुमार विवेक जी अपनी बात रखिए, और आपने कहा था बाकी लोग अपनी बात रखें, फिर मैं कुछ कहूंगा, प्लीज बोलिए। हाँ पवन जी बस 1 सेकंड रुकिए। कुमार विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। पवन जी आप बोलिए। संदीप जी अब नहीं, प्लीज रुकिए। देखिए, तो जो बात संदीप चौधरी जी ने कही, जो बात प्रकाश जी ने कही, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। उन्होंने जो कहा वो इतना इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कीजिए कि जब मनमोहन सिंह जी उस डील को छोड़कर आए, उस समय का उनका जो कॉस्ट था, आप बोलिए उसके बाद 36 रफाल जब परचेस किए गए, 3 गुना ज्यादा पैसे देके परचेस किए गए, और ये बोला गया कि इसमें बहुत अपग्रेडेशन हुआ, बहुत सारी डिफरेंस हुई। आप मुझे बताइए कि ये देश का पैसा है,
ये जो सारा पैसा बर्बाद होता है ये देश का पैसा बर्बाद होता है। संदीप जी, जो वर्मा जी है वो डिफेंस कर रहे हैं हमारा, वो हमको वो अपनी पार्टी का डिफेंस कर रहे हैं, वो देश के डिफेंस के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपनी पार्टी को डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन वो देश के डिफेंस सिस्टम को जो डिफेंस करना चाहिए उस बारे में नहीं सोच रहे कि ये जो चीजों पर पैसा खर्चा किया जाए, इतनी बड़ी डील हो रही है पवन जी, ये किस लिए हो रही है? ये देश को डिफेंस करने के लिए हो रही है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। अगर देश को डिफेंस होने के लिए होती थी तो राफेल के जगह पर और भी कई गुना ज्यादा जबरदस्त चीजें वर्ल्ड में वो ली जाती, लेकिन इस तरीके से राफेल में पैसा बर्बाद नहीं किया जाता। बताएंगे आप कांग्रेस कौन सी लेके आई ऐसी डील? कांग्रेस में कौन सी ऐसी? कांग्रेस ने तो हजारों डील की है संदीप जी। आज जो देश इतना प्रबल खड़ा है ये पूरा का पूरा कांग्रेस की वजह से। 70 सालों के अंदर जितने एयरपोर्ट्स पर लड़ाई कैसे आ गए? 1965 की लड़ाई कैसे आ गए? जितने ज्यादा आप बाहर से फ्रेट्स लेकर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं, सिर्फ पक्ष विपक्ष का विरोध हो सकता है, देश विरोधी बातों में मत तब्दील हो जाइए। धीरे धीरे आप लोग ऐसा लग रहा है कि देश विरोधी जैसी बातें करने लगे। पक्ष विपक्ष की आप लोगों की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे से ऐसे भी मत बात करिए कि लगे कि दो अलग अलग देश वाले बैठे हैं और इस तरीके से बात आए तो अच्छा नहीं लगता। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, हमारे साथ जुड़े हैं क्या कुमार विवेक जी? नहीं, शायद कनेक्ट नहीं है। बहुत एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी आपकी। राखी, सारे पैनलिस्ट को मैंने सुना और जो चीज़ें सामने आई, देखिए जहाँ तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सवाल है वो तो एक अलग मुद्दा है। जहाँ तक रक्षा का सवाल है, निश्चित रूप से कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या देश का आम नागरिक हो, ये प्रयास करता है कि इस मामले में कहीं न कहीं सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगी कि जिससे कि कहीं पर ये लगे कि भाई हमने कूड़ा कबाड़ा ले आए और ये ले आए। ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल, संदीप जी ने एक बात ज़रूर बोला कि कूड़ा कबाड़े का मतलब ये नहीं है, तो वो एक तरह से समझ में आया कि भाई आप बहुत साल पुराना है, खड़ा है और उसके बाद उसको दूसरे अर्थ में ले गए। लेकिन आज की जो डील है, जो अभी कल हुई है फ्रांस के साथ, कोई भी देश चाहेगा कि आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी ले आए, अपने देश में उत्पादन करे, और शायद इस दिशा में ये अगर डील को माना जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रही बात एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की कि इन सालों में ये हुआ, देखिए बहुत सारे कांग्रेस के टाइम में भी बहुत सारी डील हुई, बहुत सारा हो हल्ला हुआ। तो सवाल ये कि जब भी रक्षा की डील होती है तो पॉलिटिकली उस पर हल्ला मचता ही है। आप देखिए बोफोर्स की डील में देखे होंगे, अपाचे में देखे होंगे, तमाम ऐसी डील हुई है जिस पर हो हल्ला होता है। और ये होने के पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर हमेशा ये प्रयास होता है कि बेहतर से बेहतर चीज़ें आए। और हमें लगता है कि सत्ता पक्ष को भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो आने दें। लेकिन रही बात जहाँ तक देश का सवाल है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सोच समझ के डील कर रहे होंगे, और कोई भी देशवासी होगा, चाहे हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, हर आदमी ये चाहेगा कि एक अच्छी डील हो जिससे हमारे देश की जो है संप्रभुता बनी रहे। बिल्कुल। संदीप वर्मा जी, नहीं सर, समय बहुत हो गया। हाँ बोलिए, चलिए जल्दी से बोलिए। तीसरी बार बोलने का मौका दे रही हूँ आपको, प्रोटोकॉल तोड़ के। धन्यवाद। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई भी बाजार से सामान खरीदने जाते हैं तो हम, यदि वो एक स्टैंडी पे खड़ा है और पैक नहीं है तो भी हम उससे कहते हैं भाई कोई पैकिंग वाला दे दे, आप पैक हो, ये वाला मॉडल दे दे मगर पैक हो। तो कौन ऐसा देश होगा, कौन है ऐसा बेवकूफ होगा जो इतनी बड़ी डील करेगा, रक्षा डील करेगा, और उसमें पुराना खड़ा हुआ कोई राफेल या पुराना खड़ा हुआ कोई अपाचे या पुराना खड़ा हुआ कोई भी, हम पैसे देके ले रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे उनसे। तो हम, कोई भी आदमी हो, हम भी हो इंसान, हम अपने लिए कोई सामान लेके आते हैं तो अच्छे से अच्छा, नया से नया, साफ सुथरा लेके आते हैं। तो मैं वही कह रहा था, लास्ट मेरा एक कंक्लूजन था कि कोई भी देश या कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का कोई खराब चीज नहीं खरीदना चाहेगा अपने देश के लिए, और अपने देश के लिए यही चाहेगा कि जो चीज आए अच्छी आए, सुरक्षा के लिए आए। मुझे लग रहा है ये चर्चा बढ़ती है। हाँ संदीप जी प्लीज। बोलिए सर, मैं क्लोज ही नहीं कर पाऊंगी ऐसे तो, प्लीज बस एक छोटी सी संक्षिप्त लास्ट बोलिए। मत करिए। मेरा राखी जी ईयर से ये मतलब था कि जो हमारे फाइटर प्लेन है उनकी जनरेशन देखी जाती है, हमें 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर प्लेन पर खर्च करना चाहिए। जो हम 4.5 बिल्कुल करेंगे सर, उस पर भी करेंगे, 7 पे भी करेंगे, 8 पे भी करेंगे, सब पे करेंगे, चिंता ना करो।
अभी अभी बहुत लंबी सरकार चल रही है संदीप जी, करेंगे सब पे करेंगे। चलिए ठीक है, 7-8 समय आएगा तब करेंगे। ठीक है, समय राखी जी, बहुत हो गया। धन्यवाद आपका, जब आएंगे बहुत-बहुत तब हम धन्यवाद। फिर चर्चा में बैठेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में धन्यवाद, जुड़ने बहुत- के लिए। देखिए, देश हित की बात जब होती है और भारत और फ्रांस की जिस डील की बात हम कर रहे थे, एक बात तो है, सबका अपना मत है। यदि सभी लोग देश हित के बारे में सोचते हैं तो क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसके हर पहलू पर बात होगी। कुल मिलाकर डील बहुत अच्छी है। अब इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, जो 96 जो यहाँ पर बनेंगे जेट्स, वो कैसे होंगे, क्या गुणवत्ता होगी, आने वाले समय में वो वाकई में पाकिस्तान या चाइना को कितनी चुनौती देंगे, इस हर पहलू पे बात होगी। तो अभी डील हुई है, उसका स्वागत करिए। देश हित में कोई अच्छा काम हुआ है, उसका स्वागत होना चाहिए। आने वाले समय में इसके डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी दिखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।